हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में वॉइस क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों कितने प्रकार के टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर पाते हैं या फिर कितने प्रकार के टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही यदि हमारा एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उस पर दोस्तों उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अध्ययन कर लिया था। और जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपका किसी प्रकार कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस वाइज, अर्थात पहले इसके फर्स्ट पार्ट अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान दोस्तों ये होती है कि मतलब कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसके अंत में दोस्तों ता है, ती है, ते हैं ये आता है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो दोस्तों वर्ब के अंत में हम यस या यस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब के कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात किया जाए, अफर्मेटिव, ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों रूल ये होता है कि साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में, ठीक है दोस्तों, वर्ब के अंत में यस या यस लगाते हैं। ठीक है, यस लगाते हैं तथा सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर, ठीक है दोस्तों, प्लूरल होने पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो दोस्तों और उसमें यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं तो दोस्तों वो क्या होती है, वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, और दोस्तों जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो उसके अंत में दोस्तों हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं, अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है और प्लूरल होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इस प्रकार के कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों हमें जो हमारा मतलब नया सब्जेक्ट जो बनता है अर्थात ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें सहायक क्रिया इज एम आर को लिखना होता है। और दोस्तों मेन वर्ब की बात किया जाए इसके हम थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस के वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया इज एम आर एवं मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसिव का फॉर्मेशन मतलब होता है नियम। यदि आपका मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है
एक्टिव वॉइस में, तो दोस्तों उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो आपका जो नया ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आप सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना पड़ता है। और दोस्तों मुख्य क्रिया का हमेशा हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और दोस्तों थर्ड फॉर्म अर्थात उसके बाद और कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, जो आपका एक्टिव वॉइस आपको अच्छी तरह से मालूम है कि टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं, है ना। तो आइए उसका पहले फॉर्मेशन लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो दोस्तों इसमें आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका कर सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्ब के अंत में जब ऐसे इस लगाते हैं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म बन जाता है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये तो आपका एक्टिव का फॉर्मेशन होता है ना। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अर्थात यस या यस, और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और आइए इसका पैसिव का भी फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जब एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ जाता है, इस वजह से आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जैसा आपका सब्जेक्ट है आप इज एम आर को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब दोस्तों पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ये लगाना है। उसके बाद दोस्तों बाई लिख के, जो कि बाई हमारा एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट्स मतलब दोस्तों एक्टिव के सब्जेक्ट को, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और यहाँ लास्ट में सब्जेक्ट लिखा गया तो कह सकते हैं कि एक्टिव के सब्जेक्ट लिखना है, ना कि पैसिव के, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट दोस्तों मेन वर्ब है, उसके अंत में आपका यस लगा है ना। तो इस वजह से पता चल रहा है कि वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और ये दोस्तों उसका ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यानी ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अ लेटर। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लिखना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, तो देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या दिया, अ लेटर दिया है, अर्थात ये आपका सिंगुलर एक पत्र की बात हो रहा है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, है ना। ठीक है, तो अ लेटर इज। और उसके बाद दोस्तों राइट जो कि मेन वर्ब है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, है ना। तो अ लेटर इज रिटेन। इसके बाद दोस्तों आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब लिखा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, प्रीपोजिशन बाई को लगाना है ऑब्जेक्ट से पहले, या फिर कह सकते हैं मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था। उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो रिटर्न हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे बाई। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ना, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, आखिर में लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ठीक है, तो ही दोस्तों जो कि आपका सब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर है, तो दोस्तों हम इसका जब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई हिम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जो आपका एक्टिव का सेंटेंस जो होता है उसका जो अर्थ होता है दोस्तों ना, जो अर्थ निकलता है वो पैसिव में भी वही होता है, बशर्ते कहने का तरीका बदल जाता है ना। यानी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखे स्थान पर रखा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान, लेकिन फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए देख लेते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, मतलब वह एक पत्र लिखता है ना। इसका एक्टिव का यही अर्थ होगा ना, ही राइट्स अ लेटर मतलब वह एक पत्र लिखता है। दोस्तों जब इसका आप कह सकते हैं पैसिव का जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, यानी एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा, अर्थात एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, उसमें था वह पत्र लिखता है, इसमें है एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। अर्थात दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, और दोस्तों लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि कह सकते हैं
कि अब कहने का तरीका बदल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, पायल सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। ठीक है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पायल सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। तो दोस्तों देख रहे हैं ये आपका पायल सब्जेक्ट है, सेलिब्रेट जो कि मेन वर्ब, उसके अंत में दोस्तों यस लगा है। तो दोस्तों ये सिंगुलर बन गया है, तो यानी पता चल रहा है हमारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आइए दोस्तों इसका पैसिव चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायल सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, हर बर्थडे उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसे क्या करेंगे दोस्तों हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, है ना। तो आइए, तो दोस्तों पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर बर्थडे। ठीक है दोस्तों, हर बर्थडे। तो दोस्तों हर बर्थडे, तो आपका ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि देख रहे हैं ना, अपना जन्मदिन, यानी हर आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो हर बर्थडे सिंगुलर है दोस्तों, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, और मेन वर्ब दोस्तों इसमें क्या है, सेलिब्रेट करना है, नहीं कह सकते हैं कि उत्सव मनाना, खुशियाँ मनाना, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के जस्ट बाद हमें प्रीपोजिशन बाय लिख देना है। उसके बाद जो हमारा दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट अर्थात जो पायल है, इसे हम दोस्तों क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। तो दोस्तों पायल जो कि एक नाउन है, और नाउन का दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है ना, तो इस वजह से नाउन चेंज नहीं होता है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, पायल। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय पायल। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, दे हेल्प द स्टूडेंट, है ना दोस्तों, दे हेल्प द स्टूडेंट। दोस्तों दे आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इस वजह से इसमें यस या यस नहीं लगा, वर्ब में ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्लूरल में है। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देते हैं, जो कि क्या दिया है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स। चूँकि दोस्तों ये आपका प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे दोस्तों, इज एम आर में से आर लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से आपका क्या होगा, यहाँ प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है, और काम क्या है दोस्तों यहाँ पे, हेल्प करना। तो हेल्प करना, इसके हमें दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, हेल्प हो जाएगा, है ना, हेल्प। उसके बाद दोस्तों आपको बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद दे को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों दे आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का एक प्रोनाउन है और प्लूरल है। तो दोस्तों दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। यहाँ आपको दे नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, देम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का स्थान भी लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो द स्टूडेंट आर हेल्प्ड बाई देम। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में ये आ रहा होगा। आइए दोस्तों इस आखिरी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, माई मदर्स लव्स मी, है ना, माई मदर लव्स मी। दोस्तों ये माई मदर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, माई आपका पजेसिव है फर्स्ट पर्सन का, और दोस्तों पजेसिव के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, और आपका ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, जो कि दोस्तों मी दिया है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम इसे क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, है ना। तो दोस्तों ये किससे बना है, आई का ही तो ऑब्जेक्ट है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इज एम आर, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम जो होता है दोस्तों वो सिर्फ आई के साथ लगाते हैं, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, आई एम, है ना। उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हैं, और मेन वर्ब क्या है दोस्तों, लव्स है ना। तो इसको हम थर्ड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लव्ड, है ना। तो आई एम लव्ड। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको मेन वर्ब के बाद बाई लगाना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, उसे हम पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे, है ना। चूँकि क्या दिया है, माई मदर दिया है, तो दोस्तों ये चेंज नहीं होगा, पजेसिव है तो ये दोनों साथ में ही चलते हैं ना, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, माई मदर। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों पैसिव वॉइस हो जाएगा, आई एम लव्ड बाई माई मदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसको दोस्तों हम पैसिव में इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव दोस्तों जो सेंटेंस होता है तो उसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
आप डज नॉट लगाते हैं, और दोस्तों वहीं पर यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाते हैं। अर्थात दोस्तों सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और दोस्तों वहीं मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो दोस्तों हम इसके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों हमें यस या यस नहीं लगाना, वो हमें सिर्फ अफर्मेटिव में लगाना था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब हम इस प्रकार के अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय तो दोस्तों सहायक क्रिया अर्थात जो इज एम आर आप यूज़ कर रहे हैं ना, सहायक क्रिया इज एम आर, और दोस्तों मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं उसी के बीच में हमें नॉट को लगा देना है, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ठीक है, डू या डज के बाद दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव होने के साथ नॉट आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों आपका एक्टिव का फॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पहले आ जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, है ना। इस वजह से आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देखते हुए, और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आप जान रहे हैं क्या लगता है, इज एम आर, है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट, यानी इसके बाद हमारा भी थर्ड आ जाएगा अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब के बाद हमें प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है एक्टिव के सब्जेक्ट को, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मेशन होगा। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है एक्टिव का, राहुल डज नॉट रीड हिंदी, ठीक है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है राहुल डज नॉट रीड हिंदी। तो दोस्तों देख रहे हैं राहुल सब्जेक्ट है, और डज क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि राहुल सिंगुलर था ना, तो इस वजह डज लगा। अगर ये प्लूरल होता तो डू लग जाता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो राहुल डज नॉट रीड, ये दोस्तों आपका मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हिंदी है ना। तो आइए दोस्तों इसका हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिंदी है ना, हिंदी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाया जो कि सिंगुलर है, इस वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। उसके बाद नॉट, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं कि कह सकते हैं कि मीनिंग क्या होती है आपकी, नहीं कि जो इंग्लिश होता है नॉट होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब देखते हैं कि रीड दिया है, तो दोस्तों जो रीड होता है आपको कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है तो फर्स्ट रीड है, लेकिन दोस्तों सेकेंड को हम रेड पढ़ते हैं ना, सेकेंड थर्ड को रेड पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हिंदी इज नॉट रेड, ठीक है दोस्तों, यानी रीड जो आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी दोस्तों मेन वर्ब होती है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको बाय लिखना है, और उसके बाद दोस्तों जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि राहुल एक नाउन है, इस वजह से दोस्तों चेंज नहीं होगा, इस वजह से आपका राहुल। तो हिंदी इज नॉट रेड बाई राहुल, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ डेज, है ना दोस्तों, देख रहे हैं टीचर डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ डेज। तो दोस्तों टीचर आपका सब्जेक्ट है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस होने का नॉट, पनिश मेन वर्ब, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और नाउ डेज दोस्तों अदर वर्ड है, अर्थात इस समय की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना। तो आइए पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि क्या दिया है दोस्तों, स्टूडेंट्स दिया है ना। तो स्टूडेंट्स जो कि दोस्तों आपका कैसे नाउन के अंत में जब यस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, तो आपका प्लूरल है, इस वजह से दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बताइए, आर लगेगा, है ना। इज एम आर में से हमें आर लगाना, क्योंकि तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो आपका आर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या है दोस्तों, पनिश है, तो हमें थर्ड फॉर्म में हमेशा पैसिव में लिखना होता है मेन वर्ब को, तो आपका हो जाएगा पनिश्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें दोस्तों बाई लिख देना है, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि सब्जेक्ट टीचर्स दिया है, जो कि नाउन है, तो दोस्तों ये चेंज नहीं होगा, है ना, टीचर्स। उसके बाद दोस्तों आपका नाउ डेज, ठीक है दोस्तों। टीचर डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ डेज, यानी अध्यापक छात्रों को इन दिनों या इस समय पनिश नहीं करते हैं, अर्थात उसे दंड नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका वो हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
वी डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, है ना। वी डू नॉट मतलब हम सभी, है ना। वाटर मतलब दोस्तों पानी देना, अर्थात सिंचाई करने से मतलब है। प्लांट्स मतलब पौधों की, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो वी डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, यानी हम सभी लोग प्रतिदिन पौधों को पानी नहीं देते, अर्थात उसकी सिंचाई नहीं करते हैं, है ना। तो नहीं आया है आपका नेगेटिव सेंटेंस, तो आइए इसका भी हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों वी सब्जेक्ट है, वाटर आपका मेन वर्ब है, प्लांट्स चूँकि आपका ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो इसको हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो प्लांट्स दिया है, तो दोस्तों ये आपका प्लूरल होने के नाते हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों हम नॉट लिखेंगे, और मेन वर्ब क्या है दोस्तों, वाटर। वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, वाटर्ड, है ना। ये दोस्तों थोड़ा गड़बड़ है, वाटर्ड, WATERED, है ना दोस्तों, वाटर। तो प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद हमें प्रीपोजिशन बाई को लिखना है, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का वी, उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे दोस्तों। वी जो कि आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और दोस्तों ये प्लूरल है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, अस होता है। उसके बाद दोस्तों एवरी डे, एवरी डे। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाई अस एवरी डे। ठीक दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों मुख्यतः जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हम दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, जिसमें दोस्तों आपका पहला होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको दोस्तों सिंगल वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाते हैं। और दोस्तों इसके फॉर्मेशन की बात किया जाए, अर्थात कर सकते हैं कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम की बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, यदि आपका हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, यदि दोस्तों इसका स्टार्टिंग क्या से हुआ है, तो दोस्तों हम जब इसका अनुवाद करते हैं तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज को सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस प्रकार के कह सकते हैं यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे, लेकिन डू या डज नहीं लिखेंगे, बल्कि इज एम आर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आइए इस चीज़ को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, यदि एक्टिव वॉयस के प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रारंभ क्या से, ठीक है दोस्तों, क्या से हुआ हो तो पैसिव वॉइस में इनका परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं। तो आइए दोस्तों इसका फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों एक्टिव का पहले लिख लेंगे, है ना। तो एक्टिव का दोस्तों फॉर्मेशन ये होगा, इसमें आपका डू या डज पहले आ जाए, क्योंकि दोस्तों जब सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव का फॉर्मेशन है, डू या डज पहले, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों पैसिव के फॉर्मेशन की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन इज एम आर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इज एम आर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, अर्थात जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई दोस्तों, बाई के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फॉर्मेशन होगा एक्टिव से पैसिव का। ठीक है दोस्तों, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, डज सी वॉश योर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों, डज सी वॉश योर क्लॉथ्स। देख रहे हैं दोस्तों आपका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, डज से,
और दोस्तों आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, पता चल रहा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा अर्थ, डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, क्या वह तुम्हारे कपड़ों को धोती है। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर धोती है तो हाँ, नहीं धोती है तो ना, है ना, दे रहे हैं नहीं। उसी प्रकार दोस्तों जब हम इस प्रकार के कह सकते हैं कि जो क्या से या फिर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सर्वप्रथम दोस्तों जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लिखते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं कि इसमें आपका सी क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव का, लेकिन हमें दोस्तों सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को आपको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, जो कि क्या दिया है ऑब्जेक्ट योर क्लॉथ्स। तो ये दोस्तों आपका प्लूरल है ना, योर, उसके बाद देख रहे हैं नाउन क्लॉथ मतलब दिया जो कि प्लूरल, तो योर क्लॉथ्स जो कि प्लूरल है, इस पर दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, पहले आर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे यानी योर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों, आर योर क्लॉथ्स। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। काम देख रहे हैं इसका क्या है, वॉश दिया है तो हमें हमेशा भी थर्ड में लिखना होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉश्ड, है ना। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों सी को क्या करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में बदल के। सी आपका एक प्रोनाउन है जो कि कह सकते हैं सिंगुलर होता है, उसका दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है ना। तो आपका हो जाएगा आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, अर्थात क्या आपके कपड़े उसके द्वारा धोए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसका यही अर्थ होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। डू यू टीच हिम, तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे डू है, वहाँ पे डज था। यहाँ डू इस वजह से लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ डज इस वजह से लगा था क्योंकि सिंगुलर था। तो डू यू टीच हिम, तो दोस्तों टीच पढ़ाना मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या हिम है। तो दोस्तों इसी हिम को अर्थात ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो दोस्तों हिम दिया है जो कि किससे बना है, ही से बना है, तो ही आपका नया सब्जेक्ट बन रहा है जो कि सिंगुलर है, इस वजह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इज, और सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद मेन वर्ब लिखना है टीच, और टीच का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट होता है ना। तो इज ही टाट। उसके बाद मेन वर्ब के बाद दोस्तों में प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो आपका देख रहे हैं कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, जो कि यू दिया है, और यू दोस्तों प्रोनाउन है, और इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है, अर्थात एक जैसे होता है। तो आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इज ही टॉट बाय यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू गिव फूड टू द बेगर। ठीक है दोस्तों, डू यू गिव फूड टू द बेगर मतलब दोस्तों डू यू मतलब क्या आप भोजन भिखारी को देते हो। ठीक है दोस्तों, बेगर मतलब यहाँ भिखारी से मतलब है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, फूड मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद बेगर भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे आपको एक समस्या खड़ी हो सकती है, यानी दो ऑब्जेक्ट दिया है ना, फूड भी ऑब्जेक्ट है प्लस ये आपका द बेगर जो दिया है ये भी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेन वर्ब के बाद जो अगला ऑब्जेक्ट दिया है ना, मेन वर्ब के पास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखने तो कोई लिख सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी हम इसी को देंगे, है ना, फूड को। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो फूड दोस्तों जो कि आपका सिंगुलर है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज फूड, है ना। आपने फूड लिखा, फूड की वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब इज आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है, गिव दिया है तो गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म में लिखना है गिवन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। सॉरी दोस्तों, ऑब्जेक्ट तो लिखना है लेकिन वो बाई वाला ऑब्जेक्ट नहीं, पहले हमें क्योंकि इसमें दो दिया है तो ये अभी बचा हुआ है ना, इसको हम बगल में लिख देंगे टू द बेकर। और उसके बाद दोस्तों जो आपका कह सकते हैं कि इन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट यू दिया है इसको हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों, इज फूड गिवन टू द बेगर बाय यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, डज योर फादर गिव यू मनी। ठीक है दोस्तों, डज योर फादर, ठीक है, ये आपका
योर फादर इज दोस्तों सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, इसके बाद दोस्तों यू भी ऑब्जेक्ट प्लस मनी भी ऑब्जेक्ट, अर्थात यहाँ पे फिर 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेन वर्ब के बाद वाले के ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, अर्थात उसको दोस्तों हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों जो कि यू दिया है, जो कि आपका प्लूरल होता है, इस वजह से दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब को लिखना है। तो मेन वर्ब दोस्तों गिव दिया है, तो हमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, है ना, गिव गिव गिवन, तो आर यू गिवन। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों देख रहे हैं क्या दिया, मनी दिया है ना, तो आप गिवन मनी, ठीक है। उसके बाद बाय लिख के दोस्तों आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव का योर फादर, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, योर फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका पैसिव में हो जाएगा आर यू गिवन मनी बाय योर फादर। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपका कह सकते हैं यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, अर्थात क्या से स्टार्ट हो लेकिन उसमें नहीं भी आया हो, तो दोस्तों उसमें हमें कुछ करना नहीं है। हमें दोस्तों सब्जेक्ट और कह सकते हैं कि मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, बाकी सब ऐसे ही करना था। आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिए आपका रोहन क्या सब्जेक्ट है, नेगेटिव होने के नॉट, मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या दिया है, राइस दिया है, और राइस दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि हमेशा क्या होता है आपका एक सिंगुलर है। तो इस वजह से आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ईज, है ना, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट जो कि राइस दिया है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ईज राइस, और नेगेटिव है तो नॉट। और मेन वर्ब क्या दोस्तों, ईट है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एट ईटेन, है ना, ईटेन। तो इज राइस नॉट ईटेन। उसके बाद मेन वर्ब के बाद दोस्तों हमें बाय लिख देना है, क्योंकि दूसरा यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट जो कि रोहन है, इसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, रोहन नाउन है, चेंज नहीं होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज राइस नॉट ईटन बाई रोहन। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव के सेकंड प्रकार के कह सकते हैं वाक्य जो होते हैं वो WH वर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ आपको करना नहीं, आपको यस नो टाइप कह सकते हैं के तरह ही आपको करना है, बशर्ते इसमें आपको जो WH वर्ड होते हैं, अर्थात दोस्तों व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो यदि वर्ड बीच में आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, और दोस्तों सेम उसी प्रकार जैसे आप पैसिव में चेंज किए थे यस नो टाइप को, वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस चीज़ को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ करना नहीं है, जो आपका WH वर्ड आ रहा है उसको दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट यू है, बीट मेन वर्ब है, योर सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन दोस्तों पहले हम WH वर्ड जो कि आपका क्या आया है, वाई आया है, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे। देख रहे हैं फॉर्मेशन। उसके बाद अब दोस्तों हमें इज एम आर लिखना है, लेकिन हमें सब्जेक्ट के अनुसार। योर सर्वेंट दिया है जो कि दोस्तों सिंगुलर है ना, योर सर्वेंट, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका सब्जेक्ट योर सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, व्हाई इज योर सर्वेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। जैसा कि फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो मेन वर्ब दोस्तों यहाँ बीट दिया है, तो थर्ड क्या हो जाता है, बीटेन हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन बाय लिख के आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दो। जो दोस्तों यहाँ पे यू दिया है, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। तो व्हाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों हो जाएगा व्हाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, है ना दोस्तों। व्हेन मतलब कब होता है, सेलिब्रेट मतलब मनाना, रिपब्लिक डे मतलब दोस्तों गणतंत्र दिवस, है ना। व्हेन डू वी सेलिब्रेट यानी हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, इसका दोस्तों हिंदी होगा। तो आइए इसको भी हम क्या करते हैं, पैसिव चेंज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हमें व्हेन लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारा WH वर्ड आया है। उसके बाद दोस्तों हमें इज एम आर लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही तो हमारा सब्जेक्ट होगा पैसिव में, जो कि क्या है, द रिपब्लिक डे है। तो दोस्तों ये सिंगुलर है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ईज, क्योंकि ये आपका फेस्टिवल है ना, तो ईज हो जाएगा। उसके बाद द रिपब्लिक डे। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक डे आपका WH वर्ड
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों में मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या दिया है, सेलिब्रेट दिया है, थर्ड फॉर्म लिखना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड, है ना, सेलिब्रेटेड। उसके बाद दोस्तों जो कि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव का वी है, इसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, अस होता है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा दोस्तों व्हेन इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड बाई अस। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों, वाई डज सी नॉट हेल्प मी। देख रहे हैं इसमें वाई चूँकि WH वर्ड है दोस्तों स्टार्ट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपका नेगेटिव भी, अर्थात WH वर्ड प्लस नेगेटिव दिया है। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें कुछ करना नहीं है, हमें दोस्तों कह सकते हैं कि दोस्तों सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या करना है, नॉट को लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहले सर्वप्रथम WH वर्ड को लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है ना। तो आपको उसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट ही एक्टिव का क्या होता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मी दिया है और मी दोस्तों आई से बनता है, तो इस वजह से इसका दोस्तों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आई हमें किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है, इस वजह से आपका एम पहले आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आई इसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद नेगेटिव होने के साथ दोस्तों नॉट हो जाएगा, और मेन वर्ब क्या है इसका, हेल्प का दोस्तों थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लिख के आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट सी दिया है इसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कर सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी प्रकार के सेंटेंस हो सकते थे उसको दोस्तों हमने बहुत बारीकी से, बहुत कह सकते हैं अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।